ASC Coaching Institute, your gateway to success. थर्मोडायनेमिक्स पहली हेडिंग में लिखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है बच्चों। क्या होता है, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बताता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी गैस मॉलिक्यूल के लिए बताता है कि कोई भी एक गैस मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली कितनी टाइप्स की मोशन परफॉर्म कर सकता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बताता है? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन विच कैन अ मॉलिक्यूल कैन परफॉर्म। क्या चीज? एक मॉलिक्यूल गैस का कितनी इंडिपेंडेंट मोशन परफॉर्म कर सकता है, वो बताता है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा, एक मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितनी मोशन कर सकता है बताओ बच्चों। अभी एक आपने पढ़ ली, कौन सी? ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन। दूसरी होती है बच्चों कौन सी? रोटेशनल मोशन। एक और मोशन परफॉर्म करता है पार्टिकल, वो कौन सी होती है बच्चों? वाइब्रेशनल मोशन। ये डिपेंड करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है बच्चों, वो डिफरेंट गैसेस के लिए अलग अलग होती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके लिए कितनी होंगी, ये डिपेंड करती है बच्चों, ये डिपेंड्स ऑन एटॉमिसिटी। गैस की एटॉमिसिटी पर करती है। बताइए गैस की कितनी एटॉमिसिटी होती है? अब एटॉमिसिटी क्या होता है बच्चों? एटॉमिसिटी ऑफ गैस, कितने मॉलिक्यूल्स एक गैस में बाइंड अप है। कितने मॉलिक्यूल? कुछ मोनोएटॉमिक गैसेस होती हैं, कुछ डायटॉमिक, कुछ ट्राइएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। तो बताइए एटॉमिसिटी ऑफ गैस का मतलब पहला हो गया आपका कितना? मोनो एटॉमिक गैस। दूसरी होती है बच्चों आपकी कितनी? ट्राइएटॉमिक गैस, या इसको बच्चों आप पॉलीएटॉमिक भी बोलते हैं, ठीक है। और ये दो तरह की होती है, कौन कौन सी? लीनियर और नॉन लीनियर। और नंबर 2 पे नॉन लीनियर। क्या होती है बच्चों? दो तरह की होती है, लीनियर और नॉन लीनियर। तो पहली हेडिंग आप लिखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। इसके अंदर लिखें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्शन in which a gas molecule number of independent direction in which a gas molecule can do free motion फ्री मोशन की ब्रैकेट में फिर आप ये लिख दीजिएगा पूरा यहां तक, इतना। डिपेंड्स ऑन एटॉमिसिटी ऑफ गैस। डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड्स ऑन एटॉमिसिटी ऑफ गैसेस। देखो बच्चों बोर्ड में एटॉमिसिटी ऑफ गैस, ठीक है। देखो बच्चों मोनोएटॉमिक गैस के लिए, मोनोएटॉमिक गैस, अब 3 तरह की गैसेस पढ़ ली हम लोगों ने, मोनो, डाई, ट्राई यानी पॉलीएटॉमिक भी। तो अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या वो देख लेते हैं हम लोग। बताइए मोनोएटॉमिक के एग्जांपल बताएं जिनके अंदर सिर्फ एक एटम होता है, लाइक हीलियम, लाइक नियॉन, बोलो, और आर्गन, बोलो, और जेनॉन, रेडॉन। बताइए डायटोमिक गैसेस H2N2O2 etc। अब बताइए ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर गैसेस के नाम बताएं तो एक लीनियर का नाम बता सकते हैं? CO2, C2H2। नॉन लीनियर तो बहुत सारी होती हैं, H2O, SO2, NH3, CH4 etc। ये पूरा चार्ट बना दीजिए। क्या पढ़ा था कल? थर्मोडायनेमिक्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर थर्मोडायनेमिक्स में कल हम लोगों ने बच्चे पढ़ा था नंबर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम,
फिर हम लोगों ने पढ़ा था एटॉमिसिटी, ठीक है, हर एटॉमिसिटी में डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में इन एटॉमिसिटी। फिर हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर हमने पहला पढ़ा था बच्चों टोटल इंटरनल एनर्जी। क्या पढ़ा था? टोटल इंटरनल एनर्जी। बताओ टोटल इंटरनल एनर्जी किससे शो करते हैं? यू से। क्या होता है ये? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम, ठीक है। फिर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के बारे में टी पढ़ा था। बताइए पहला गैस हम लोगों ने पढ़ा था आइडियल गैस के बारे में। बताइए काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर। और पोटेंशियल एनर्जी आईएमएफ बोले तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस कितना होता है जी? तो आईएमएफ फॉर आइडियल गैस होता है 0। बताओ जो पोटेंशियल भी कितनी होगी? 0। तो आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगी? काइनेटिक एनर्जी की वजह से। और U जो है हमारी इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, ये डिपेंड करेगी टेम्परेचर पर, ठीक है। और रियल गैस जो है वो प्रेशर, हाँ कल का बता रहे हैं, रियल गैस जो है वो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों पर डिपेंड करती है। इसलिए U ऑफ रियल गैस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों होंगी, ठीक है। आज जो हमारे टॉपिक्स हैं पढ़ने वाले, जो पढ़ेंगे वो आपको पहले बता देता हूं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक हीट के बारे में। किसके बारे में? स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, ठीक है। फिर स्पेसिफिक हीट और डिग्री ऑफ फ्रीडम में रिलेशन, ठीक है। फिर डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक हीट्स के अंदर रिलेशन, फिर हम इसके क्वेश्चन करेंगे। फिर हम आ जाएंगे डिफरेंट स्पेसिफिक हीट्स इन डिफरेंट प्रोसेसेस। प्रोसेस कितने तरह के होते हैं? कई सारे तरह के होते हैं। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबैरिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट, आइसोमेट्रिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, एडियाबैटिक मतलब हीट कांस्टेंट, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के अंदर स्पेसिफिक हीट क्या होगी वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं स्पेसिफिक हीट। कौन सी हीट बच्चों? स्पेसिफिक हीट। अच्छा बच्चों स्पेसिफिक हीट पहले नहीं ये बता दूं, लिक्विड और सॉलिड के लिए अलग अलग नोटेशंस हैं। क्या क्या है? लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए स्पेसिफिक हीट के अलग अलग नोटेशंस हैं। अगर मैं बात करूं फॉर लिक्विड एंड सॉलिड्स, तो स्पेसिफिक हीट इज डिनोटेड बाय एस, इससे रिप्रेजेंटेड बाय एस। एंड फॉर अगर मैं लिक्विड की, फिर मैं बात करूं गैस की, तो गैस के लिए बच्चों स्पेसिफिक हीट करते हैं हम सी से प्रेजेंट। अब स्पेसिफिक हीट है क्या वो देखने वाली बात है। तो स्पेसिफिक हीट जो है आप जानते हो, बताइए अमाउंट ऑफ हीट की फॉर्मूला क्या था? ms डेल्टा टी, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट है अगर आपके पास कोई 1 ग्राम सब्सटेंस है या 1 ग्राम गैस है। क्या है? 1 ग्राम सब्सटेंस है या 1 ग्राम गैस है। 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन राइज करने के लिए, क्या करने के लिए? राइज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, हीट रिक्वायर्ड, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। बताइए डेल्टा क्यू बराबर ms डेल्टा टी है, तो बताइए s बराबर कितना होगा? dq अपॉन m डेल्टा टी। अब आपसे कहा जा रहा है 1 ग्राम सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सी या 1 केल्विन राइज करना है, तो आपको जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी वही क्या होगी? आपकी स्पेसिफिक हीट। अगर मैं इस फॉर्मूले के अंदर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू m बराबर 1 और t डेल्टा t बराबर 1 रख दूं, तो कितना आएगा? s बराबर डेल्टा क्यू। तो अगर मैं अंग्रेजी में इसकी डेफिनेशन बनाने करूं तो क्या होगी? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सी या 1 केल्विन इज नोन एज स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, ठीक है। तो हेडिंग लिखेंगे स्पेसिफिक हीट, लिखें इसके अंदर, देखो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, amount of heat required, amount of heat required to raise the temperature, amount of heat required to raise the temperature of
to raise the temperature of 1 gram substance, 1 gram substance by 1 degree C slash 1 Kelvin. By 1 degree C slash 1 Kelvin. चेंज की अगर बेटा जो बात करते हैं तो डेल्टा C इज इक्वल टू डेल्टा K, चेंज दोनों में बराबर होता है। अगर आप 1 डिग्री C टेम्परेचर राइज कर रहे हैं तो चेंज में जो है वो बराबर होगा। ठीक है, क्यों होगा बराबर? क्योंकि बताया था ये नंबर ऑफ डिवीजन इन बोथ द स्केल्स ऑन सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल बराबर होते हैं कितने? 100। ठीक है, तो क्या लिखा आपने? सब्सटेंस बाय 1 डिग्री C इज नोन एज स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस, इज नोन एज स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस। ये लिख दीजिए नोटेशंस ऑफ स्पेसिफिक हीट फॉर सॉलिड S एंड फॉर गैसेस C। हीट, हाँ ये नोट कर लीजिए। चलिए देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं अबाउट स्पेसिफिक हीट। तो अगर मैं बताऊं आपको कि S इज इक्वल टू डेल्टा Q और ये जो है वो एक कांस्टेंट होती है फॉर अ स्पेसिफिक मटेरियल, और बच्चों इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? डिपेंड किस पे करेगी ये? सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, अब ये मास पे डिपेंड तो करती नहीं, मास तो खत्म हो गया, 1 ग्राम आ गया तो फिर दूसरा लिखेंगे डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ सबस्टेंस। दूसरा नंबर 1 पे लिखेंगे इसका यूनिट क्या होता है बच्चों? बताइए क्या होता है यूनिट? कैलोरी पर ग्राम या जूल, या फिर होता है जूल पर ग्राम तो खत्म हो जाएगा, कैलोरी पर केल्विन या फिर जूल पर केल्विन। बताओ फिर डायमेंशन क्या होगी बच्चों इसकी? डायमेंशन बच्चों हो जाएगी कैलोरी पर ग्राम और केल्विन। तो बताओ बच्चों ml2 T-2 और ग्राम की m और फिर k की k ले लेते हैं। बताओ m से m कैंसिल तो बचेगा m की वैल्यू 0 और t हो जाएगा 2 और t-2 और k ऊपर जाके -1। तो दे है स्पेसिफिक हीट के बारे में 2-4 बातें लिख लीजिए। तो भैया देखो जिस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट जितनी ज़्यादा होगी उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही कम होगी। अगर मान लीजिए किसी सब्सटेंस की बच्चों स्पेसिफिक हीट कम है तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। इसलिए कुकिंग के लिए ऐसे यूटेंसिल प्रेफर किए जाते हैं जिनकी स्पेसिफिक हीट कैसी हो? लो हो और कंडक्टिविटी फास्ट हो। ठीक है, तो नोट लिख दीजिए मेटल ऑफ कुकिंग यूटेंसिल हैव, नोट लीजिए मेटल ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स हैव हाई कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड लो स्पेसिफिक हीट। तो S बराबर आया हमारा डेल्टा Q अपॉन m dt। बताइए डेल्टा Q बोले तो कैलोरी या जूल। ठीक है, तो मैं पहले कैलोरी लेता हूँ। कैलोरी, जब कैलोरी है तो कैलोरी CGS यूनिट है, तो कैलोरी CGS तो नीचे क्या लेंगे? CGS यूनिट। सारे आम का CGS यूनिट क्या होगा? मास का ग्राम। ठीक है बच्चों, ग्राम। अब बताइए डेल्टा T टेम्परेचर का CGS यूनिट, डेल्टा C डिग्री C। ओके, और दूसरा यूनिट क्या बनेगा इसका? जूल पर किलोग्राम केल्विन। अब यूनिट हम लोग जो है डायमेंशन निकालते हैं इससे। देखो ऊपर क्या है? जूल है और नीचे किलोग्राम और केल्विन है। तो ऊपर डायमेंशन निकालने के लिए जूल की डायमेंशन क्या होती है? वर्क की ml2 T-2 वर्क की होती है बच्चों कितनी? ml2 T-2 और नीचे क्या है बच्चों? किलोग्राम। किलोग्राम की क्या हो जाएगी? m और नीचे क्या है फिर? टेम्परेचर केल्विन। केल्विन का के ले लो या थीटा वट एवर जो आप चाहें। ठीक है, तो m से तो m कैंसिल, m ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ऊपर +1 नीचे -1 -0 हो जाएगी। अब सॉरी 0 हो जाएगी तो m की पावर तो 0, l ऊपर सेफ है 2 और t भी ऊपर सेफ है। अब t के नीचे प्लस का है ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये इस तरह से डायमेंशन आ गई। ठीक है, अब देखो मैंने बताया बच्चों प्रोसेस कई तरह के होते हैं। ठीक है, प्रोसेस जो है वो कई तरह के होते हैं। थर्मल प्रोसेस जो है कई तरह के होते हैं। किसी में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो किसी में प्रेशर कांस्टेंट है, किसी में टेम्परेचर कांस्टेंट है, किसी में हीट कांस्टेंट है। तो हर प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट जो है वो क्या होगी? अलग अलग क्या होगी? अलग अलग होगी। कितनी होगी, कैसे होगी, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक नोट लिखिए। देखो अ गैस कैन बी हीटेड
A gas can be heated. A gas can be heated by various processes. Like ब्रैकेट के अंदर लिखें P constant, V constant, T constant, heat constant. P constant, V constant, P constant, V constant, T constant और heat constant. क्या constant? Heat constant. Bracket बंद. So the specific heat of a gas. So the specific heat of a gas corresponding. So the specific heat of a gas corresponding to different process have uncountable values. Have uncountable value. G values have uncountable value. चलिए रेडी लिखें स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस. नंबर 1 लिखेंगे बच्चों इन आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस बच्चों कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है? आयन भाई आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट? थर्मल टी क्या कांस्टेंट? टी कांस्टेंट मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट. बच्चों बताइए टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट. बताइए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? बताइए आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू म्यू आर टी. कोई स्पेसिफिक गैस की बात चल रही है तो म्यू कांस्टेंट, आर कांस्टेंट और टी भी क्या है? कांस्टेंट है. तो P और V क्या हो जाएगा? कांस्टेंट. ठीक है तो इसकी स्टेट इक्वेशन क्या बनेगी इस प्रोसेस की? PV इज इक्वल टू कांस्टेंट. अब बात कर रहे हैं हम लोग बच्चों किसकी? स्पेसिफिक हीट की. तो स्पेसिफिक हीट है अगर गैस की बात चली तो C बराबर तो क्या होगा? डेल्टा Q अपॉन mdT. अब T कैसा है बच्चों? कांस्टेंट. जब T कांस्टेंट है तो डेल्टा T कितना होगा? डेल्टा T मतलब फाइनल माइनस इनिशियल. तो यहां भी T वहां भी T तो इनिशियल माइनस फाइनल कितना होगा जी? 0 भाई 0 होगा. तो C बनाइए तो डेल्टा Q अपॉन m इंटू 0. तो C बराबर डेल्टा Q अपॉन 0 समथिंग अपॉन 0 क्या? समथिंग अपॉन 0 कितना? तो C हो जाएगा बच्चों इनफाइनाइट. तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जो स्पेसिफिक हीट होती है वो कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है. नोट कर लीजिए. नेक्स्ट लिखेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस. देखिए बच्चों एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब क्या कांस्टेंट होता है? एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर होता है बच्चों Q कांस्टेंट. क्या होता है? Q कांस्टेंट. बताओ जब Q कांस्टेंट हो चेंज इन हीट कितना होगा फिर? 0. अरे बोलो. तो इसकी जो स्टेट इक्वेशन होगी वो होती है बच्चों PV की पावर गामा. PV की पावर गामा इज इक्वल टू. ये इक्वेशन कब काम आएंगे? भी आएंगे धीरे धीरे. वेट फॉर अ मोमेंट. तो बताओ बच्चों डेल्टा Q कांस्टेंट है तो स्पेसिफिक हीट कितनी होगी? डेल्टा Q अपॉन mdT. बताइए ये 0 अपॉन mdT 0 अपॉन समथिंग कितना हो जाएगा? 0. तो एडियाबेटिक प्रोसेस की जो हीट स्पेसिफिक हीट के पास हीट है वो कितनी है? 0 है. नॉट आइसोकोरिक प्रोसेस. इसको बच्चों आइसोमेट्रिक प्रोसेस. ये क्या होता है? कोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट. क्या कांस्टेंट? देखिए साहब अब वॉल्यूम कांस्टेंट आ गया है तो अब इनका एक नामकरण भी हो जाएगा स्पेशल. किसका? स्पेसिफिक हीट्स का. आपने नाम CV और CP सुना है? CV और CP. अब कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो स्पेसिफिक हीट होती है उसको क्या बोलते हैं? CV होता है. अब ये कितना होगा ये देखने वाली बात है. पहली चीज मुझे ये बताइए जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो स्टेट इक्वेशन क्या होगी गैस की? PV बराबर क्या होता है? म्यू आर टी. और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? T के. अरे बोलो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. अब बात आ रही है CV की. तो CV को बच्चों आप डायरेक्ट याद रखना. CV की फार्मूला बन जाता है यहाँ पे CV बराबर F/2R. F क्या है?
तो बोलो डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिसिटी, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसी होगी? अलग अलग होगी। आर क्या है बच्चों? गैस कांस्टेंट। आर की वैल्यू होती कितनी है? की वैल्यू बताइए। 8.31 जूल पर मोल केल्विन या 2 कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर लिख दीजिए आइसोकोरिक आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, क्या कांस्टेंट है बच्चों? पी कांस्टेंट। तो बच्चों पी कांस्टेंट है तो इसकी जो है गैस इक्वेशन क्या बनेगी? तो पी बी इज इक्वल टू म्यू आर टी। अब पी है कांस्टेंट तो बताओ वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, क्योंकि म्यू और आर तो कांस्टेंट होते ही। ठीक है, अब देखिए क्या कांस्टेंट है बच्चों? पी कांस्टेंट है, तो पी कांस्टेंट में स्पेसिफिक क्या हो जाएगी? सीपी। क्या हो जाएगी? सीपी हो जाएगी। आपने एक इक्वेशन पढ़ी है मेयर फॉर्मूला, मेयर्स लॉ, होता है सीपी माइनस सीबी बराबर क्या होता है? आर। कितना होता है? सीपी माइनस सीबी बराबर आर। तो सीपी को यही छोड़िए, आर प्लस सीबी इधर ले आए, बोलो सीबी प्लस आर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं फ्रॉम मेयर्स लॉ सीपी इज इक्वल टू सीबी प्लस आर। तो ये सीबी कितना पढ़ा अभी आपने? F/2R। सीबी कितना पढ़ा? F/2R और प्लस आर, ये भी है नीचे वन कॉमन, ओ वन एलसीएम, सॉरी वन मान लेते हैं तो 2 एलसीएम आ जाएगा। तो बताइए एफ आर प्लस 2R, आर को कॉमन ले लीजिए बाहर, बचेगा क्या? F प्लस 2/2। तो सीपी आपके पास ये आ गया। तो पॉलीट्रॉपिक देखते हैं। पॉलीट्रॉपिक क्या होता है भैया? एक हाइपोथेटिकल, मतलब एक जो है मेन मेड लॉ। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, तो इसकी स्टेट इक्वेशन होती है पीबी की पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब एक n एक मल्टीपल है, n इंटीजर मल्टीपल है। n की जो वैल्यू होती है बच्चों वो वैरी करती है -∞ टू +∞ से। n की वैल्यू जो है वो +∞ से कम और -∞ से ज्यादा होनी चाहिए। आप इस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की मदद से हर एक लॉ डराइव कर सकते हो। कैसे? देखते हैं। पी की पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट है। देखिए साहब, अगर मान लीजिए n की वैल्यू जो है वो 0 है। क्या है? n की वैल्यू अगर 0 रखते हैं, बताओ n की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे बच्चों तो बताइए पी वी की पावर 0, v की पावर 0 मतलब v की फिर कितनी वैल्यू हो जाएगी? p इंटू 1। बताओ p v की पावर 0 यानी कि p इंटू 1, बोले तो p कैसा हो गया? कांस्टेंट। जब p कांस्टेंट तो कौन सा प्रोसेस? आइसोबैरिक। बोलो अगर आपने n की वैल्यू 1 रख दी, क्या रख दी? n की वैल्यू 1 रख दी, तो p v की पावर 1 कांस्टेंट। तो बताओ p v कांस्टेंट क्या होता है? p v कांस्टेंट क्या होता है? हाँ, p v कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल। p v इज इक्वल टू कांस्टेंट बोले तो आइसोथर्मल। अगर आपने n की वैल्यू गामा रख दी, क्या रख दी? n की वैल्यू गामा रख दी, तो ये बन जाएगा p v की पावर गामा कांस्टेंट। तो बताइए कौन सा प्रोसेस? एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो अब देखिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है? तो सी पॉली ये होती है बच्चों Cb प्लस R/1 - n। ठीक है, अगर आपके पास n की वैल्यू है तो आप किसी भी प्रोसेस की, हाइपोथेटिकल प्रोसेस की कोई भी एडिशनल लॉ है उसकी आप स्पेसिफिक हीट फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। ठीक है, ये नोट कर लीजिए और ये भी आप चाहें तो नोट कर लेना। एक एडिशनल लॉ है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए जो सी पॉली है वो कितनी होती है? Cb प्लस R/1 - n। अब देखिए आप जानते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की जो गैस इक्वेशन है, स्टेट इक्वेशन, वो कितनी होती है? Pb की पावर कांस्टेंट। लेकिन आपके पास क्या है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TQ। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके किसी एंगल से आपको इस फॉर्मेट में लाना है, इस फॉर्मेट में लाना है। लाइक ये मान लीजिए Pb की पावर 1/3 आ जाए या Pb की पावर 2/3 आ जाए, 3/2 आ जाए, वट जो भी है। फिर आप इसे इक्वेट करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3/2 या 2/3। फिर n की वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे, क्या हो जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको कैसे इक्वेट करना है। आप जानते हैं जो गैस इक्वेशन होती है Pb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T,
बोलो। अब आपको जो रिलेशन लाना है पी और बी में लाना होता है, और देखिए रिलेशन कहां पर है, बी और टी में, तो आपको टी को एलिमिनेट करना होगा। समझ आ रही बात, क्या करना होगा, टी को एलिमिनेट करना होगा। जब आप टी को एलिमिनेट करोगे तो पी और बी में रिलेशन आ जाएगा और आपका आंसर है। बच्चों आप जानते हो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, बताओ क्या होती है बच्चों, पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। सही है। अब हमारे पास जो रिलेशन गिवन है ये वो गिवन है बच्चों क्या, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो बताओ t को v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर करना है तो क्या करेंगे, t को अगर हम पावर प्लस करना चाहते हैं तो v की पावर कितनी हो जाएगी, 1/3। अरे बोलो समझारी बात क्या हो गई, 1/3 से दोनों पक्षों का, दोनों साइड्स का जो है वो क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो पावर से, तो ये पावर हो जाएगी b की 1/3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b की पावर 1/3। एक ही बात है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3 या फिर t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/3। सही है भाई साहब। तो अब देखो t की वैल्यू यहां पर रख दीजिए, तो देखिए पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी की पावर 1/3। सही है। जब v को आप इधर लाओगे तो पी बी अपॉन बी की पावर 1/3, फिर ये हो जाएगा एक कांस्टेंट। अरे बोलो, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, b की पावर 1/3 नीचे प्लस की है, ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो अब जो रिलेशन आएगा वो कुछ इस तरह आएगा, पी बी 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो बताओ बच्चों पी बी एलसीएम 3, एलसीएम कितना आ गया 3, और तो 3 माइनस 1 तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो पी बी की पावर 3 माइनस 1 2/3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। कंपेयर विद द इक्वेशन ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो क्या होती है बच्चों, पीबी की पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो। अरे n की वैल्यू कितनी हो गई 2/3, तो n की वैल्यू बच्चों 2/3 आ गई। अब आ जाइए सी पॉली पे, तो सी पॉली हो जाएगी बच्चों सी बी प्लस कितनी r अपॉन 1 माइनस n। तो बताओ बच्चों सी बी कितना होता है, सी बी होता है f/2r प्लस r अपॉन 1 माइनस 2/3। बताओ मोनोटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस है, मोनोटॉमिक गैस की f कितना, बोलो बच्चों f कितना, f3। तो f की वैल्यू जब यहां पर आप रखोगे, सी पॉली इज इक्वल टू 3/2r प्लस r अपॉन 1 माइनस 2/3, नीचे आएगा 3 एलसीएम, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2, तो 3/2r प्लस, अब देखो 3 माइनस 2 1/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 3r मल्टीप्लाई, तो 3/2r प्लस 3r नीचे 1 मान लेते हैं, एलसीएम आएगा 2, तो 3r तो ये है ही है, एक 2 टाइम्स, तो 2 दिया 6r, तो 3 और 2 दिया 2 3 जा 6, तो 3 और 6 कितना हो जाएगा, चुप जाओ भाई, 9r और नीचे 2, तो सी पॉली कितना हो गया बच्चों, सी पॉली हो गया 9/2r। जहां बच्चों डेल्टा क्यू जो है वो एम सी डेल्टा टी होता है, वहीं पर म्यू सी डेल्टा टी भी होता है, सी डेल्टा टी भी होता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से स्पेसिफिक हीट को बच्चों दो टाइप्स में हीट, कौन सा बच्चों, नंबर 1 मोलर स्पेसिफिक हीट, और नंबर 2 बच्चों कौन सा, ग्राम स्पेसिफिक हीट। कौन सा बच्चों, मोलर और ग्राम स्पेसिफिक हीट। देखिए साहब, तो हीट जो है इसको बोलते हैं बच्चों सी, कैपिटल सी, और इसका फार्मूला बनेगा सी बराबर डेल्टा क्यू अपॉन म्यू डेल्टा टी। क्या बनेगा, म्यू डेल्टा टी, और यहां का फार्मूला बनेगा स्मॉल सी बोलते हैं इसको, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। ये भी दो तरह की होती है बच्चों, एट कांस्टेंट प्रेशर या वॉल्यूम कह लेते हैं पहले, एंड एट कांस्टेंट
प्रेशर। बताइए कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या हो जाएगा, Cv, और Cv आप जानते हो कितनी होती है, F/2R, और कांस्टेंट प्रेशर पे कितनी हो जाएगी, Cp। ये कितनी होती है बोलो, F/2 + 1 × R। ठीक है, ऐसे ही बच्चों ग्राम स्पेसिफिक हीट भी दो तरह की होती है, कौन कौन सी, स्मॉल Cp और स्मॉल Cv। यूनिट की अगर मैं बात करूं तो यूनिट का इसका हो जाएगा बच्चों ऊपर जूल पर ग्राम या किलोग्राम केल्विन, ठीक है, या कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो इसका यूनिट हो जाएगा बच्चों व्हाट, कैलोरी पर मोल डिग्री सी या जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, एक एक करके लिख दीजिए। देखो देखिए जरा, बताओ बच्चों, फ्रॉम Cm बराबर क्या होता है, डेल्टा Q अपॉन म्यू डेल्टा T, क्या होता है, म्यू dt। बताओ, और म्यू बराबर क्या होता है बच्चों, m अपॉन mw। तो बताइए बताओ, Cm = डेल्टा Q अपॉन m अपॉन mw dt। mw ऊपर चला जाएगा, तो बताओ बच्चों mw को बाहर ले लेते हैं, अंदर बचेगा डेल्टा Q अपॉन m dt। बताओ डेल्टा Q अपॉन m dt क्या है, स्पेसिफिक हीट एट वो तो ग्राम स्पेसिफिक हीट क्या है, ग्राम स्पेसिफिक हीट। तो Cm बराबर हो जाएगा mw × Cg। समझ आ रही बात, क्या हो जाएगा, Cg। अब इसको आप डिफरेंट वॉल्यूम पर कांस्टेंट पर आप लिख सकते हैं। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, बताओ बच्चों, Cv = mw × स्मॉल cv, बोलो। और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो हो जाएगा Cp = mw Cp। ठीक है, दोनों फॉर्मूले नोट कर लीजिए। जी बताओ क्या निकालना है, गैस कौन सी है, गैस का नाम बताना है। तो गैस का नाम कहाँ पता लगेगा, एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट से mw निकालना है। ठीक है, अच्छा गिवन क्या है, वॉल्यूम गिवन है। अरे मेरे भाई, कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट गिवन है, और स्पेसिफिक हीट कौन सी गिवन है, मोलर की ग्राम, स्मॉल Cv गिवन है, कैपिटल Cv गिवन है, हैं? ग्राम हीट गिवन है, ग्राम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब स्मॉल Cv गिवन है। ठीक है, तो निकालिए। और गैस कौन सी है, मोनोएटॉमिक है, तो कौन सी गैस होगी। चलिए 2 मिनट का समय देते हैं आपको, टोटल समय तुम्हारे लिए। देखो बच्चों, हमें स्मॉल Cv गिवन है, स्मॉल Cv गिवन है 0.075 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। हमें निकालना है गैस का नेम, गैस कौन सी है मतलब उसका नाम। आप जानते हो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड ग्राम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, आप जानते हो Cb = व्हाट, mw × Cb। क्या है, Cb, राइट। बताइए Cv क्या होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट, F/2R जानते हैं आप, F/2R इधर देखो, और mw, तो mw है ये, और ये कितना है 0.075। अब देखो बच्चों, यूनिट का जो सिलेक्शन है वो वैल्यू देख करके किया जाता है। हमारे पास जो ये कैलोरी पर ग्राम में है, तो हमें R की वैल्यू कौन चाहिए होगी, R की वैल्यू चाहिए होगी 2 कैलोरी पर ग्राम, 2 कैलोरी वाली चाहिए, मतलब 2 कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कौन चाहिए होगी, ये वाली चाहिए होगी। बताओ मोनोएटॉमिक गैस के लिए F कितना होगा, 3, तो ये होगा बच्चों 3/2, R की वैल्यू 2, कितनी, R की वैल्यू भी 2 = mw × पॉइंट हटाइए, इतना बढ़ाइए, तो 25 या 75 और 25 चौका 100, कितना हो जाएगा ये 3/40, 3 से 3 x, 2 से 2x, 40, तो 1 = m/40, तो mw = व्हाट, 40। बताइए भाई साहब 40 मॉलिक्यूलर वेट किस गैस का होता है, मोनोएटॉमिक गैस में 40 किसका होता है, कैल्शियम नहीं, ये है भैया तुम्हारी आर्गन, क्या है, आर्गन गैस। ठीक है, तो क्या है
इंटरनल वर्क डन। तो हमारा है हेडिंग है फर्स्ट लॉ ऑफ ठीक है बच्चों, छोटे फॉर्म में प्लॉट। ठीक है, क्या होता है डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू। ठीक है, तो ये है एक्सटर्नल वर्क डन। एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन क्या होता है? किसी भी पी एक्सटर्नल यानी कि एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया काम, तो ये एक्सटर्नल वर्क डन होता है। ये है बच्चों क्या आपका इंटरनल वर्क डन। तो डी यू इंटरनल वर्क डन है, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और टोटल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी का समपात। ठीक है, तो ये है आपका क्या, ये अभी एक मिनट रुक जाओ। अगर मैं डेल्टा क्यू को बड़े फॉर्म में लिखूं तो P एक्सटर्नल इंटू डी वी प्लस डी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये बना आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो आज हमने स्पेसिफिक हीट और उसके जो है ना टाइप्स के बारे में पढ़ा, क्वेश्चन किए और फर्स्ट लॉ। कल हम पढ़ेंगे वर्क डन के बारे में।